हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है 100 ड्रेसेस पार्ट 2। तो बच्चों हमने जो चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था उसको डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ा। चैप्टर 5 में हमने ये देखा कि किस तरह से वेंडा पेट्रॉन्स्की नाम की एक जो बच्ची है वो पॉलिश गर्ल है और उसका बच्चे स्कूल में मजाक बनाते हैं, और पैगी नाम की एक बच्ची है उसी की कक्षा में जो उससे बारी बारी एक क्वेश्चन पूछती रहती है कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। तो उसका जवाब वेंडा हमेशा ये देती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सारी की सारी क्रमबद्ध करी हुई हैं, अलमारी में लगी हुई हैं मेरे, और बहुत ही खूबसूरत और अलग अलग कलर्स की मेरे पास ड्रेस हैं। जबकि वो खुद विद्यालय में सिर्फ एक ही लाइट ब्लू कलर की ड्रेस पहन के आती थी जो कि बिल्कुल जिसका कलर उड़ चुका था, जो अच्छी नहीं लगती थी दिखने में, लेकिन बहुत साफ़ थी। कहने का मतलब पुरानी हो चुकी थी लेकिन वो उसके कपड़े हमेशा साफ़ क्लीन हुआ करते थे। तो पैगी को ऐसा लगता है कि ये शायद झूठ बोलती है, क्योंकि अगर इसके पास 100 ड्रेसेस होती तो ये पहन के क्यों नहीं आती। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। और आज जो हम पढ़ रहे हैं कॉन्टेस्ट विनर, कि ये कॉन्टेस्ट किसने जीता जो उस स्कूल में हुआ था, ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन जो हुआ था ड्रेस डिज़ाइनिंग का, वो हमने देखा कि वो कॉन्टेस्ट जीता था वेंडा पेट्रॉन्स्की ने। लेकिन वेंडा पेट्रॉन्स्की तक वो मेडल अभी पहुंचा नहीं था क्योंकि वेंडा स्कूल नहीं आ रही थी। अब वो स्कूल क्यों नहीं आ रही थी, आगे की कहानी जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा 100 ड्रेसेस सेकेंड पार्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, यानी कि जिस समय कक्षा के जो बच्चे हैं वो कमरे में घूम रहे थे, सर्कलिंग यानी घूम रहे थे, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन अ नोट। तो जो कक्षा नायक था, मॉनिटर जो था कक्षा का, वो एक नोट लेके आता है, एक कागज़ लेके आता है, चिट लेके आता है जिसपे कुछ लिखा हुआ होता है, और वो लाके वो देता है मिस मैसन को। और वो लाता कहाँ से है? प्रिंसिपल के कमरे से, यानी अपने प्रधानाचार्य के कमरे से लेके आता है और अपनी मैम मिस मैसन को लाके देता है। अब उस नोट में क्या लिखा था जानते हैं। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल। मिस मैसन ने उसको बहुत बार, सेवरल टाइम्स यानी बहुत बार, उस पत्र को पढ़ा, थॉटफुली यानी सोच समझकर, और वाइल यानी उस समय। तो उसको काफ़ी बार पढ़ने के बाद में स्टडीड, उसका अध्ययन किया और उस पर विचार करते हुए फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए वो रुकी। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उन्होंने ताली बजाई अपने हाथों से। अटेंशन, सावधान, क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट्स। तो उसने काफ़ी सोच समझकर उस पत्र को पढ़ा और सारे बच्चों को क्लैप बजा के बुलाया और कहा कि सब लोग यहाँ पर आ जाओ, अपनी अपनी सीट पे, यानी अपनी अपनी जगह पे वापस आकर बैठ जाओ, बैक टू देयर सीट्स। When the shuffling of feet had stopped and the room was still, जब ये जो shuffling मतलब होता है पाँव की जो आवाज़ें होती हैं जब बहुत सारे लोग चलते हैं, तो वो जब वो पाँव की आवाज़ें आनी बंद हो गई, ऑफ द फीट, पाँव की, एंड द रूम वॉज स्टिल, और जब कमरा जो था वो एकदम शांत हो गया, स्थिर था, एंड क्वाइट, बिल्कुल शांत था और एकदम स्थिर था, तब मिस मैसन सेड, मिस मैसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर, मेरे पास वेंडा के पिताजी का एक पत्र आया है, दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट, मिस मैसन वहाँ कुछ क्षण के लिए, मोमेंट का मतलब होता है क्षण, कुछ क्षण के लिए वहाँ पे खड़ी हुई। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस, और कमरे के अंदर जो साइलेंस थी, जो शांति थी, वो ज़्यादा बढ़ गई, थोड़ा सा टेंस माहौल हो गया। एंड एक्सपेक्टेंट, और सब लोग उम्मीद करने लगे कि मैम क्या पढ़ने वाली है। शफलिंग का मतलब होता है हलचल, टेंस का मतलब होता है तनावपूर्ण, एक्सपेक्टेंट यानी आशापूर्ण, और डेलिब्रेटली मतलब होता है किसी विशेष उद्देश्य से। तो सब बच्चे बहुत ही तनावपूर्ण महसूस कर रहे थे और एक्सपेक्टेंट थे कि क्या होने वाला है, क्या आगे मैम बताने वाली हैं। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिब्रेटली, तो जो अध्यापिका थी उन्होंने अपने चश्मे को बहुत आराम से, धीरे से एडजस्ट किया और कहा,
हर मैनर इंडिकेटेड दैट वॉट वॉज कमिंग। मैनर मतलब होता है तरीका और इंडिकेट का मतलब होता है दर्शाना। तो उनका जो तरीका था वो ये दर्शा रहा था कि वो कोई बात कहने वाली हैं। मैनर यानी तरीका, इंडिकेटेड यानी संकेत दिया। तो उनका जो बात करने का तरीका था वो कुछ दर्शा रहा था, कुछ संकेत दे रहा था। अब वो क्या संकेत दे रहा था? दैट वॉट वॉज कमिंग, कि क्या आने वाला है, यानी वो क्या कहने वाली हैं। दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, और वो कहती हैं कि ये पत्र वांडा के पिताजी की तरफ से आया है। वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, और ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये मामला मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. अब एवरीबडी लिसन क्लोजली, हर किसी ने उनकी बात को बहुत ही ध्यान से, नज़दीकी से सुना कि मिस मैसन ने जब उस पत्र को पढ़ा, द ब्रीफ नोट, कि वो जो एक छोटा सा जो नोट था उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। ब्रीफ मतलब होता है संक्षिप्त नोट। डियर टीचर, और उसमें लिखा हुआ था प्रिय अध्यापिका, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, कि मेरी वांडा जो है वो आपके विद्यालय में अब आगे नहीं आएगी। जैक ऑल्सो, और जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, क्योंकि हम लोग अब बड़े शहर में आ गए हैं, चले गए हैं, यहाँ नहीं हैं। नो मोर हॉलर पॉलेक, अब कोई भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा, कोई भी चिल्लाएगा नहीं। हॉलर पॉलेक का मतलब होता है चिल्लाहट या पुकार। तो उनका कहने का मतलब था अब किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी चिल्ला के कोई बात नहीं करेगा मेरी बेटी वांडा से। तो यानी पिताजी काफ़ी दुखी होकर ये पत्र लिखते हैं। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। आगे वो इसको और समझाते भी हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम्स, कोई भी मेरी बच्ची से अब ये नहीं पूछेगा कि इतना मजाकिया ऐसा नाम क्यों। प्लेंटी ऑफ फनी, प्लेंटी मतलब होता है बहुत सारे, और फनी यानी मजाकिया, नेम्स यानी नाम, इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े शहरों में इस तरह के नाम बहुत लोगों के होते हैं, कॉमन है। तो वहाँ कोई उसको ये कह के नहीं चिढ़ाएगा, चिल्लाएगा नहीं, उसके ऊपर मजाक नहीं बनाएगा कि तुम्हारा नाम इतना बड़ा क्यों है। योर्स ट्रूली जैन पेट्रोंस्की, और उन्होंने अपना नाम नीचे लिखा, भवदीय लिख के अपना नाम लिखा। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। डीप साइलेंस, बहुत ही गहरी शांति वहाँ देखने को मिली उस कक्ष में, जब ये सारी की सारी बात मिस मैसन ने पढ़ के बच्चों को सुनाई। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, उसके बाद मिस मैसन ने अपने चश्मे को उतारा। ग्लासेस का मतलब होता है चश्मा। ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड, और उसको ऐसे करके जो हम ब्लू करते हैं चश्मे को, मुंह से थोड़ी फूंक मार के, और उसको बहुत ही सॉफ्ट कपड़े से उन्होंने साफ़ किया। वाइप्ड यानी उसको पोंछा। देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, और किससे पोंछा? सफ़ेद रंग के अपने रुमाल से पोंछा। ब्लू ऑन और वाइप, ब्लू ऑन यानी फूंक मारना, वाइप यानी साफ़ किया। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुकड एट द क्लास, फिर उन्होंने उस चश्मे को थोड़ा साफ़ करके वापस पहना। पुट ऑन यानी वापस पहना, और कक्षा के बच्चों की तरफ देखा। लुकड एट द क्लास, कक्षा की तरफ देखा, बच्चों की तरफ देखा। When she spoke her voice was very low, और जब वो बोल रही थी तो उनकी आवाज़ जो है बहुत धीमी थी। I am sure, और उनका जो बात शुरू करी उन्होंने इस तरह से करी कि मुझे पूरा विश्वास है that none of the boys and girls in room 13, कि रूम 13 के कोई भी लड़के और लड़कियां would purposely एंड डेलिबरेटली हर्ट, कि कोई जानबूझकर किसी विशेष उद्देश्य से किसी को भी हर्ट नहीं करेगा, किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा। पर्पसली यानी सौदेश्य से, और डेलिबरेटली यानी जानबूझकर हर्ट नहीं करेगा। एनीवन्स फीलिंग, किसी की भी भावनाओं को। बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग, क्योंकि जिसको भी वो कुछ बोल रहे हैं अगर उसका नाम किसी भी कारण से लंबा है तो वो उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, जानबूझकर ऐसा रूम 13 के कोई भी लड़का और लड़की नहीं करेंगे। मुझे इस बात पे पूरा विश्वास है। अनफेमिलियर वन, चाहे वो नाम लंबा हो चाहे वो अनफेमिलियर हो। अनफेमिलियर का मतलब होता है जिसको
जिसको हम जानते हैं, और अनफेमिलियर मतलब जो जिस नाम से हम अनभिज्ञ होते हैं, जो डिफरेंट होता है। आई प्रेफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस। और वो कहती हैं कि मैं इस चीज़ को प्राथमिकता दूंगी कि जो भी कहा गया वो सब कुछ बिना सोचे समझे अज्ञानता में कहा गया। अनफेमिलियर यानी अनजान, प्रेफर यानी प्रमुखता देना, थॉटलेसनेस मतलब होता है विचार शून्यता। तो वो यही कहना चाह रही हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि रूम 13 के कोई भी लड़के और लड़की ने जानबूझकर इस तरह से मजाक नहीं बनाया होगा कि अगर किसी का नाम डिफरेंट है या लंबा है तो ये सब अनजाने में हुआ। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। मैं जानती हूँ दैट ऑल ऑफ यू कि आप सब लोग भी फील द वे आई डू, उसी तरह महसूस करते हैं जैसा कि मैं करती हूँ। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन्ड, कि ये जो बात हुई है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, यानी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात घटित हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। टू हैव हैपन्ड, तो पर अब ये तो घटित हो चुकी, लेकिन मुझे पता है ऐसा आप लोगों ने जानबूझ के नहीं किया होगा, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, कि जो दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही सैड है, यानी बहुत ही दुखी करने वाली है, बोथ। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग इसके बारे में सोचें। कहने का मतलब कि आइंदा से इस तरह की कोई बात आप लोगों से गलती से भी ना हो कि आपको पता नहीं चले और किसी दूसरे का आप मजाक बना दें। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, उसके बाद में जो पीरियड आया, कालांश जो पहला था वो पढ़ाई का कालांश था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मैडी अपने लेसन्स को तैयार कर रही थी, कोशिश कर रही थी तैयार करने की, लेकिन शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो अपना मन जो है वो अपने काम में नहीं लगा पा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग, उसको बहुत ही बीमार जैसी महसूस वो कर रही थी, बीमारी की फीलिंग हो रही थी। इन दी बॉटम ऑफ हर स्टमक, यानी उसके पेट में कुछ उसको बहुत अंदर गहराई तक कुछ महसूस हो रहा था, यानी वो बड़ी तकलीफ़ में थी, उसको बड़ा अंदर ही अंदर गिल्ट हो रहा था जो कुछ भी हुआ। True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. अब ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि ये बात सही है, ट्रू यानी सत्य है कि she had not enjoyed, उसने कभी भी मज़े नहीं लिए थे इस चीज़ के। listening मतलब होता है सुनना। टू पैगी आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, कि जब भी पैगी वांडा से पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो कभी भी उस बात का आनंद नहीं लेती थी, हालांकि चुपचाप वहाँ खड़ी होकर सुनती ज़रूर थी। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन वो कुछ कहती भी नहीं थी। तो यहाँ वो अपनी गलती मानती है कि मैंने तो कभी भी वांडा को नहीं चिढ़ाया, पर जब पैगी उसको चिढ़ाती थी तो मैं चुपचाप वहाँ खड़ी रहती थी, हालांकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, मैंने कभी उसको एंजॉय नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ कहा भी नहीं, मैंने उसका विरोध भी नहीं किया, मैंने उसको रोका भी नहीं। तो ये चीज़ें उसको अंदर ही अंदर कहीं खाए जा रही थी। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, कि वो कहती कि मैं वहाँ पे चुपचाप खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन, और ये उतना ही बुरा था जितना कि पैगी बुरा कर रही थी। पैगी बोल के मजाक बना रही थी और मैं उस मजाक का खड़े होके समर्थन कर रही थी, चुप खड़ी थी, तो इसका मतलब मैं मौन रूप से उसको समर्थन दे रही थी। तो मैंने पैगी को रोका नहीं, तो ये मेरी गलती है। वर्स शी वॉज अ कावर्ड, अब वो कहती है कि मैं बहुत बड़ी कावर्ड हूँ, यानी कायर हूँ। वो अपने आप को एक कायर की तरह महसूस कर रही होती है, उसको बहुत बुरा लग रहा था कि किस तरह से उन्होंने मजाक बनाया वांडा को, और वांडा को ये शहर छोड़ के जाना पड़ा। और पैगी के साथ साथ मैडी ने उसका मजाक तो कभी नहीं बनाया, लेकिन कभी भी उसको मना नहीं किया, तो इस चीज़ का उसको बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप हो रहा था। एट लीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। पैगी ने कभी भी ऐसा नहीं माना कि वो लोग गलत कर रहे थे, कि वो लोग
वांडा के साथ गलत कर रहे थे। पैगी ने कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, बट लेकिन मैडी जो है उसने इसके बारे में विचार किया और उसको लगता था कि वो लोग ये चीज़ जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कंसिडर्ड यानी मानना। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा's शूज़, इसका मतलब है कि शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा's शूज़, यानी अगर वो वांडा की जगह पे अपने आप को रख के देखे। गुडनेस, व्हाट्स देयर एनीथिंग शी कुड डू, तो वो कहती है भगवान अब मैं इससे ज़्यादा और क्या कर सकती हूँ। मतलब अब तो वांडा चली गई, अब उसको बहुत बुरा भी लग रहा है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकती, वो उससे माफ़ी भी नहीं मांग सकती। इफ़ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैडंट मेंट टू हर्ट हर फीलिंग्स, लेकिन वो सोचती है कि काश मैं वांडा को ये बता पाऊँ कि मैंने कभी भी उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने के बारे में नहीं सोचा। इफ़ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैडंट मेंट टू हर्ट हर फीलिंग, वो अगर ये बता सके कि मैंने कभी भी तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पैगी, और वो पीछे घूमती है, साइड में घूमती है और उसकी एक नज़र पैगी के ऊपर पड़ती है। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी उसकी तरफ नहीं देखती। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, सीम टू का मतलब होता है प्रतीत हुआ, ऐसा लग रहा था, ऐसा नज़र आ रहा था कि वो कठिन परिश्रम कर रही है, यानी पढ़ाई में अपना ध्यान उसका पूरा है, वो बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं दे रही थी। ग्लैंस का मतलब होता है एक नज़र डालना। कॉन्टेस्ट मतलब होता है प्रतियोगिता। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। अब वो कहती है चलो कोई बात नहीं, पैगी को पता नहीं बुरा महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन मैडी खुद को अपने आप को कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोंस्की, वो कहती है मुझे वांडा पेट्रोंस्की को ढूंढना ही पड़ेगा। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है कि वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गई हो या गई ही नहीं हो यहाँ से। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट विथ हर एंड दे वुड टेल वांडा, वो सोचती है कि शायद पैगी उसके साथ चढ़ाई करके हाइट्स तक जाए, यानी बोगिन हाइट्स जहाँ पे वो रहती थी वहाँ तक जाए उसके साथ, विथ हर एंड दे वुड टेल वांडा, और वो वहाँ जाके वांडा को बता सकें शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, की उसने उस प्रतियोगिता को जीत लिया है। जो ड्रेस कॉम्पिटिशन थी ड्राइंग की उसको जीत लिया है। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और वो उसको बताना चाहते थे कि वो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही चतुर भी है और बहुत ही खूबसूरत उसने ड्रेसेस बनाई हैं। तो वांडा को अगर वो ये अपने मुंह से जाके बताएंगे तो इस चीज़ से भी काफ़ी संतुष्टि मिलेगी मैडी को, तो वो सोचती है काश हम ऐसा कर सकें। अब हम कर लेते हैं इसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, जो अभी हमने यहाँ तक पढ़ा है चैप्टर, उसके कुछ क्वेश्चंस। व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोंस्की's लेटर से, मिस्टर पेट्रोंस्की जो वांडा के पिताजी थे उनका पत्र क्या कहता है। तो उनका पत्र यही कहता है कि हम लोग यहाँ से दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ कोई भी वांडा का मजाक नहीं बनाएगा कि इतना लंबा नाम क्यों, इतना अलग नाम क्यों। इस मिस मैसन एंग्री विद द क्लास, क्या मिस मैसन कक्षा के साथ गुस्सा हुई, और शी अनहैप्पी एंड अपसेट, या फिर वो अनहैप्पी थी, नाखुश थी और दुखी थी। तो वो नाखुश थी और दुखी थी कि बच्चों से अनजाने में इस तरह की बातें हो गई और ये गलत हुआ, वांडा इस कारण से यहाँ से जा रही है और वांडा के पिताजी को ऐसा पत्र लिखना पड़ा। तो शी वॉज अपसेट। हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडा's फादर, मैडी को कैसा महसूस हुआ जब उसने वांडा के जो पिताजी ने जो पत्र लिखा था उसको सुना। उसको बहुत बुरा लगा कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती जो पैगी ने करी और उसकी बराबर की भागीदारी वो अपनी भी मानती है कि मैं भी इसमें शामिल हूँ, मुझे उसको रोकना चाहिए था लेकिन मैंने पैगी को रोका नहीं, और वांडा को कितना बुरा लगा कि उसको ये शहर छोड़ के जाना पड़ रहा है। What does मैडी want to do, मैडी क्या करना चाहती थी।
मैडी बॉगिन हाइट्स पे जाके वांडा को सोच रही थी कि शायद वांडा अभी गई नहीं होगी, तो मैं जाके उससे ये बताऊं कि तुम्हारी ड्रेसेस बहुत खूबसूरत हैं, और अगर उसको मौका मिले तो वो उससे सॉरी भी कहना चाह रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को इसका दोषी मानती थी। चलिए आगे देखते हैं। When school was dismissed in the afternoon, जब दोपहर में स्कूल की छुट्टी हुई, डिसमिस्ड का मतलब हुआ बंद होना, पैगी सेड विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, प्रिटेंडेड यानी दिखावटी, पैगी ने ऐसे दिखावटी रूप से कहा कि बहुत ही आराम से, कैजुअल तरीके से, सामान्य तरीके से, हे लेट्स गो एंड सी इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट, कि चलो चल के देखते हैं कि उस लड़की ने, उस बच्ची ने ये शहर छोड़ा है या नहीं छोड़ा, ये कस्बा छोड़ के वो गई है या नहीं गई है। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, और पैगी के दिमाग में तो पहले से ही ये विचार था कि वो सोच रही थी कि हमें जाना चाहिए। और अब जब पैगी ने ये बात कही है तो मैडी ग्लोड, मैडी जो थी वो बहुत खुश हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही पैगी ने ये बात कही तो मैडी इसलिए खुश हो गई क्योंकि मैडी जो है वो खुद ही बहुत टाइम से उसके दिमाग में यही बात चल रही थी। पैग वॉज रियली ऑल राइट, और वो कहती है कि हाँ पैग बिल्कुल सही कह रही है। द टू गर्ल्स हरिड आउट ऑफ द बिल्डिंग, दोनों बच्चियाँ जो हैं वो बिल्डिंग से बाहर जाती हैं। अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स बॉगिन्स, और बॉगिन्स की तरफ जाती हैं। ग्लोड मतलब होता है प्रफुल्लित करना, हरिड आउट यानी जल्दी करना। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून ड्रिजली डैम्प एंड डिस्मल। अब जब वो लोग बॉगिन हाइट्स की तरफ चढ़ना शुरू करते हैं तो वो रास्ते में द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच अ फॉरबिडिंग एयर, फॉरबिडिंग का मतलब होता है निषिद्ध, वो ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत ही ऐसे मौसम में, ऐसे महीने में, नवंबर के महीने में बहुत ही निषिद्ध हवा चल रही थी। ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, नवंबर की दोपहर में जब इतना अच्छा वातावरण होता है, इतनी अच्छी लाइट होती है, रोशनी होती है, उसमें इतनी निषिद्ध हवा बह रही थी। ड्रिजली डैम्प एंड डिस्मल, और वो कैसी थी? सीलन भरी थी, उदासी भरी थी। ड्रिजली यानी सीलन भरी, डैम्प एंड डिस्मल मतलब निराशाजनक, निराशा भरी हवा चल रही थी। वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली, और फिर आखिर में पैगी ने ग्रफली कहा। ग्रफली का मतलब होता है बहुत ही रूखेपन से उसने कहा, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर, मैंने कभी भी उसको विदेशी कह के नहीं पुकारा। फॉरेनर का मतलब होता है विदेशी। वो कहती है मैंने कभी भी उसको विदेशी कह के नहीं बुलाया, और मेक फन ऑफ हर नेम, और ना ही मैंने कभी उसके नाम का मजाक बनाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, और फिर वो कहती है कि और मैंने कभी भी नहीं सोचा था, आई नेवर थॉट, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि शी हैड द सेंस टू नो, कि उसमें इतना दिमाग है कि वो ये जान सके कि हम लोग उसका मजाक बना रहे हैं। वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, चलो कोई बात नहीं, हम उसका मजाक बना रहे हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस चीज़ को समझती है। थॉट शी वॉज टू डम, क्योंकि मैं ऐसे सोचती थी कि वो बहुत ही गूंगी टाइप की लड़की है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो बुद्धू है, डम यानी बुद्धू। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और वो कहती है लेकिन देखो, वो बिल्कुल ऐसे खिल के कहती है कि देखो कितनी खूबसूरत उसने डिज़ाइनें बनाई हैं। गी यानी प्रसन्नता से कहना, पिकडॉन यानी बुरा व्यवहार करना। तो वो बहुत ही प्रसन्नता से कहती है लेकिन देखो कितनी खूबसूरत उसने चित्र बनाए हैं, ये ड्रेसेस बनाई हैं। मैडी कुड से नथिंग, मैडी अब कुछ भी नहीं कह रही थी। ऑल शी होप्ड वॉज, सिर्फ उसको एक ही चीज़ की उम्मीद थी जो कर रही थी वो, दैट दे वुड फाइंड वांडा, उसको अब खाली एक ही चीज़ का ये था कि वो फटाफट वांडा को मिलने, वांडा उनको वो लोग मिल सकें, उसको प्राप्त कर सकें, वहाँ पे वो उनको मिल जाए। कहने का मतलब शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी, क्योंकि वो उसको कहना चाहती थी कि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, वो माफ़ी मांगना चाहती थी। किससे? वांडा से। दे हैड पिक्ड ऑन हर, पिक्ड ऑन यानी उसके साथ बुरा व्यवहार करना, वो कहना चाहती थी कि हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और अब पूरा स्कूल जानता है कि वो कितना अच्छी, कितना वंडरफुल, कितनी महत्वपूर्ण लड़की है, कितनी अच्छी लड़की है। कैसे?
एंड प्लीज़ और नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। और वो उसको विनती करेगी कि प्लीज़ तुम यहाँ से मत जाओ, नॉट टू मूव अवे, यहाँ से मत जाओ, एवरीबडी वुड बी नाइस, तुम्हारे साथ सब लोग बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम बहुत ही आश्चर्यजनक लड़की हो, वंडरफुल लड़की हो। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस। और अब वो ये कहती है कि मैं उसको ये भी कहूँगी कि अब अगर तुम्हारे साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, हु वॉज नॉट नाइस, तो मैं और पैगी उसके साथ लड़ाई कर लेंगे। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों लड़कियां जो हैं वो जल्दी करती हैं, जल्दबाजी करती हैं। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, वो उम्मीद करती हैं कि वो अंधेरा होने से पहले हिल पे पहुंच जाएं, पहाड़ी पे पहुंच जाएं। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स्कीज लिव। और फिर जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो वो कहते हैं घर के सामने पहुंच के कि मुझे लगता है कि यहाँ पे पेट्रॉन्स्की रहते हैं। किसने कहा? मैडी ने कहा। ठीक है, मैडी ने कहा, पॉइंटिंग टू द लिटिल वाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद घर की तरफ इशारा करते हुए मैडी ने कहा कि देखो यहाँ शायद पेट्रॉन्स्कीज रहते हैं। wisps of old grass stuck up here and there। wisp ऑफ ओल्ड ग्रास का मतलब होता है सूखी जो छोटी झाड़ियाँ होती हैं, घास होती है बिल्कुल सूखी हुई, वो वहाँ पे थी। स्टकअप का मतलब होता है उगी हुई थी। हेयर एंड देयर, वहाँ इधर उधर उगी हुई थी। अलोंग द पाथवे, पाथवे का मतलब होता है जो रास्ता था उसके दोनों तरफ वो सूखी सूखी घास जो है वो उगी हुई थी। लाइक थिन किटन्स, और वो इतनी सूखी और पतली घास थी, ऐसा लग रहा था छोटे छोटे बिल्ली के पतले पतले बच्चे हों। द हाउस एंड इट्स स्पार्स, पाथवे यानी पगडंडी, किटन्स यानी बिल्ली के बच्चे, स्पार्स यानी छितरा हुआ। और जो घर था वो बिल्कुल उसका जो यार्ड था यानी जो आंगन था वो बहुत ही छितरा हुआ सा था। लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन, जो थोड़ा सा भद्दा लग रहा था लेकिन साफ था। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जो घर उन्होंने देखा वो थोड़ा छितरा हुआ था, शैबी था, भद्दा था लेकिन साफ था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडास वन ड्रेस, और इसने याद दिलाया, रिमाइंडेड मतलब होता है याद दिलाना, मैडी को वांडा की वो एक ड्रेस याद दिलाई। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी रंग उड़ी हुई नीले रंग की कॉटन की यानी सूती ड्रेस। शैबी बट क्लीन, जो भद्दी थी लेकिन क्लीन थी। और भद्दी क्यों हो गई? क्योंकि जब एक ही कपड़ा बारी बारी धुलता है तो उसका रंग उड़ जाता है और वो फीका पड़ जाता है, तो शैबी हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या थी? लेकिन उसके कपड़े हमेशा धुले हुए होते थे। वैसे ही उसके घर का वो आंगन लगता है। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, वहाँ पे जीवन का कोई भी निशान नहीं था, यानी कोई भी वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था कि कोई यहाँ रहता होगा। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने दरवाजे के ऊपर फर्मली यानी बहुत ही मजबूती से ठक 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 किया। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं आया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर, अब वो और मैडी घर के पिछवाड़े की तरफ, पीछे की तरफ गए, बैक यार्ड यानी पीछे का हिस्सा, वहाँ गए। एंड नॉक्ड देयर, और वहाँ पे भी दरवाज़ा खटखटाया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, और वहाँ पर भी कोई जवाब अभी तक नहीं आया। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, अब इस चीज़ के बारे में कोई संशय नहीं था। डाउट का मतलब होता है संशय, संदेह नहीं था। द पेट्रॉन्स्कीज वर गॉन, कि पेट्रॉन्स्कीज वहाँ से जा चुके हैं, यानी वांडा का परिवार वहाँ से जा चुका है। गॉन यानी चला गया था। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अब वो सोचते हैं कि अब हम अपनी गलतियों को कैसे सुधारेंगे, यानी हम पश्चाताप करने चाहते थे वो अब हम कैसे करेंगे। अमेंड्स का मतलब होता है कुछ अच्छा करके क्षमा याचना करना। तो ये वो लोग सोचते हैं। दे टर्न्ड स्लोली एंड मेक देयर वे बैक डाउन द हिल, अब वो मुड़े धीरे से और वापस उन्होंने अपना रास्ता जो है वापस डाउन द हिल यानी पहाड़ी के नीचे की तरफ वो चलना शुरू हो गए। वेल एनीवे सेड पैगी, अब पैगी क्या कहती है कि चलो कोई बात नहीं, शी इज़ गॉन नाउ, कि वो तो अब चली गई है। सो व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पैगी बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की है, वो कहती है चले गए तो क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स, पर इसके अलावा वो एक बात बोलना चाहती है कि व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस,
कि जब मैं उससे बाकी की ड्रेसेस के बारे में पूछा करती थी अबाउट हर ड्रेसेस, शी प्रॉबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग। तो मुझे संभवतः है उसको जब मैं ये पूछती थी कि कैसी ड्रेस है, कलर क्या है, तो उससे उसको नए नए आइडियाज़ आते थे दिमाग में, यानी कि मेरे कहने के बाद में उसका दिमाग चलता था और वो खूबसूरत जो ड्राइंग्स उसने बनाई वो उसको आइडियाज़ मेरे पूछने के कारण आए और उसने उनको ड्रॉ करा और इस तरह से उसने वो चित्र बनाए। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, नहीं तो वो शायद ऐसी संभावना है कि वो इस प्रतियोगिता को कभी भी नहीं जीत पाती, क्योंकि ना ही तो मैं उससे क्वेश्चन पूछती कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, ना वो उनका जवाब देने के लिए सोचती और ना ही वो इस तरह की ड्रेसेस बनाती। तो कहीं ना कहीं मैंने अगर उससे पूछा तो कुछ गलत नहीं किया। इससे देखो उसने कॉन्टेस्ट जीता है और उसका कारण हम ही है, यानी हमने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया। तो जब पैगी ने ये बातें कही, मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली। तो मैडी ने भी इस विचार को तुरंत अपने दिमाग में भी सेट कर लिया। क्यों? क्योंकि मैडी बहुत दुखी हो रही थी, तो उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से उस अवसाद वाली स्थिति से बाहर निकलना था। उसको पश्चाताप हो रहा था, वो सॉरी बोलना चाहती थी, पर उसको कहीं पर भी वांडा मिली नहीं। तो अब इस आइडिया की हेल्प से वो सोचती है कि हाँ, ये शायद पैगी सही कह रही है, तो मुझे इतना दुखी नहीं होना चाहिए। तो फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। तो वो सोचती है कि अगर पैगी की बात में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है, कुछ भी सच वो बोल रही है या वो जो कह रही है वो सही हुआ, तो शी वुड नॉट हैव टू फील सॉरी बैडली। तो उसको इतनी बुरी तरह से सॉरी फील नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। लेकिन उस रात वो सो भी नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस। और वो पूरी रात वांडा और उसकी नीली ड्रेस के बारे में सोचती रही। एंड द लिटिल हाउस, और उस छोटे से घर के बारे में शी हैड लिव्ड इन, जिसमें वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेस मेड। और उन ग्लोइंग मतलब होता है प्रकाश से युक्त, यानी चमकती हुई पिक्चरों के बारे में सोचने लग गई जो उसने उन 100 ड्रेसेस की 100 पोशाकों की बनाई थी। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, सारी की सारी कक्ष में एक क्रमबद्ध की हुई थी, लाइन में लगी हुई थी। एट लास्ट मैडी सैट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर। फिर आखिर में वो मैडी अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और दबाती है हर फॉरहेड टाइट, अपने माथे को बहुत टाइट से दबाती है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात घूम रही थी। इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, और फिर वो वास्तव में सोचती है, विचार करती है। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग। हार्डेस्ट मतलब होता है सबसे मुश्किल। वो सोचती है सबसे ज़्यादा मुश्किल सोचना है, यानी इसके बारे में मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। शी हैड एवर डन, यानी अभी तक कभी भी उसने ऐसा नहीं किया था कि इतना ज़्यादा उसने कभी किसी चीज़ के बारे में मंथन नहीं किया था, सोचा नहीं था। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे यानी बहुत ही समय के बाद में, शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूशन। वो आखिर में एक कंक्लूशन पर पहुंचती है, यानी एक निष्कर्ष पर पहुंचती है। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, कि कभी भी वो इस तरह की अगर कोई बात होगी, गलत बात होगी, तो उसका साथ नहीं देगी गलत करने वाले का, बल्कि वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। जैसे वो सोचती है कि पैगी के साथ अगर मैं चुपचाप खड़ी रही और मैंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन एक तरह से मैंने चुपचाप अपनी सहमति दी, जो भी वो मजाक कर रही थी करते रहे, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। इफ़ एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, अब अगर मैं कभी भी किसी को भी किसी का भी मजाक उड़ाते हुए देखूंगी, बिकॉज दे वर फनी, चाहे वो मजाकिया हों कैसे भी हों, लुकिंग दिखने में चाहे मजाकिया हों कैसे भी हों, और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम, और या फिर उनके नाम जो है वो अजीब हों। शी वुड स्पीक अप, वो बोलती है मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी, मैं बोलूँगी और उनको टोकूंगी। इवन इफ़ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, और इसके कारण अगर उसको पैगी की दोस्ती को भी
छोड़ना पड़े तो वो तैयार हो जाती है। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वांडा। अब वो कहती है कि अब क्योंकि वांडा के साथ तो मैं किसी भी तरह से अपने इन चीज़ों को सुधार नहीं सकती, लेकिन अब मैं आइंदा इस तरह की अगर कोई भी बात होगी तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाऊंगी। बट फ्रॉम नाउ, पर आज से ही, अभी से ही, ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, कि आज के बाद मैं किसी को भी इस तरह से दुखी नहीं करूँगी, यानी मैं उसकी भागीदारी में नहीं होंगी उस व्यक्ति की जो इस तरह का काम कर रहा होगा, बल्कि उसके ऑपोजिशन में बोलूँगी कि तुम ये गलत कर रहे हो और उसको टोकूँगी और मना करूँगी। तो अब हम कर लेते हैं इस पार्ट के ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। व्हाट एक्सक्यूजेस डज पेगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर वाई। पेगी ने अपने बर्ताव के लिए क्या एक्सक्यूज़ेस निकाले, यानी किस तरह से उसने अपने आप को क्लैरिफाई किया कि जो भी हुआ वो हमने कुछ ऐसा नहीं किया, मैंने कभी उसकी भी ड्रेसेस का जो था वो मजाक नहीं बनाया एक तरह से, बल्कि उसको आइडियाज़ ही आए मेरे क्वेश्चन पूछने से और वो ये कॉन्टेस्ट जीत गई। तो उसने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए सारी बातें कही। What are Maddie's thoughts as they go to Boggin Heights? मैडी के क्या विचार थे जब वो बॉगिन हाइट्स जा रहे थे, यानी वांडा के घर की तरफ जा रहे थे। मैगी के यही विचार थे, मैडी यही सोच रही थी कि मैं वहाँ चली जाऊँ और मुझे वांडा मिल जाए तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। Why does Wanda's house remind Maddie of Wanda's blue dress? वांडा का जो घर था उसने मैडी को वांडा की नीली ड्रेस की कैसे याद दिला दी, क्योंकि वांडा का जो घर था वो उसकी ड्रेस की तरह ही शैबी और क्लीन था, यानी कि भद्दा और साफ था, तो उसको उसकी याद आ गई। What does Maddie think hard about? मैडी किस चीज़ के बारे में बहुत मुश्किल से सोचती है। What important decision does she come up to? और उसका क्या नतीजा निकाल के वो एक डिसीज़न लेती है, यानी किस निष्कर्ष पे पहुंचती है। तो वो जो एक कठिन विचार उसके दिमाग में चल रहा था वो यही था कि अब आइंदा वो कभी भी किसी को इस तरह से मजाक नहीं बनने देगी, और डिसीज़न वो लेती है कि वो तुरंत उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएगी। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक का ये पार्ट जो है 100 ड्रेसेस सेकंड का समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इसके आगे का भाग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और ये जो क्वेश्चंस आज हमने ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में किए हैं इनको आप लोग लिखिएगा और याद करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।